नमस्कार एंड द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आजकल फाइनेंशियल दुनिया की बातें हर तरफ है, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी काफी उलझे हुए से लगते हैं ना। हाँ बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही क्षेत्र प्राइवेट इक्विटी या पीई की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जी। ये शब्द शायद सुनने में थोड़ा भारी लगे, पर असल में ये आजकल निवेश की दुनिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। हाँ, आज कोशिश करेंगे कि इसके काम करने के तरीके को थोड़ा आसान बनाया जा सके समझने में। हाँ, तो आज का हमारा फोकस यही है, प्राइवेट इक्विटी निवेश। अगर बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो ये उन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदना है जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है। ऐसा ही है ना? हाँ, मोटे तौर पर यही है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसे इसी तरह समझाते हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी है शायद। हाँ बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि एक दूसरा स्रोत इसे थोड़ा और खोलता है। वो कहता है कि इसमें सिर्फ लिस्टेड न हुई कंपनियों में हिस्सेदारी ही नहीं, बल्कि बड़ी कंपनियों को लोन देना या उनसे कोई संपत्ति खरीदना। संपत्ति खरीदना जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस यूनिट खरीदना हो किसी बड़ी कंपनी से। ये भी इसमें शामिल हो सकता है। अच्छा। हाँ। तो परिभाषा थोड़ी लचीली है, जो दिखाती है कि ये क्षेत्र कितना विविध है। एक तरफ तो है शुद्ध इक्विटी निवेश, दूसरी तरफ कर्ज और संपत्ति का खेल भी चल रहा है। ये तो शुरुआत में ही एक दिलचस्प नुक्ता है। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से द फंडामेंटल्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नाम के दस्तावेज के कुछ हिस्सों पर आधारित है जी। और हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से प्राइवेट इक्विटी की जो बुनियादी बातें हैं उन्हें समझना। ये है क्या, फंड कैसे बनते हैं, ये कंपनियां पैसा बनाने का दावा कैसे करती हैं, और सबसे जरूरी, इन कंपनियों का मोल भाव कैसे तय होता है। ठीक है, तो चलिए इस पेचीदा लेकिन आकर्षक दुनिया की गांठें खोलते हैं। कहाँ से शुरू करें? शायद इसके प्रकारों से, वो सही रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये सही रहेगा। मोटे तौर पर प्राइवेट इक्विटी निवेश दो मुख्य श्रेणियों में आते हैं। ओके। पहला तो शायद ज्यादातर लोगों ने सुना भी होगा, वेंचर कैपिटल यानी वीसी। हाँ, वीसी। जी। ये वो पैसा है जो बिल्कुल नई, एकदम नई नवेली कंपनियों, स्टार्टअप्स में लगाया जाता है। सही, जिनमें जोखिम ज्यादा होता है, पर हाँ, मुनाफे की संभावना भी उतनी ही तगड़ी हो सकती है। और दूसरा है बायआउट फंड। इनका काम है पहले से स्थापित चल रही कंपनियों को खरीदना। अच्छा, जो ऑलरेडी चल रही हैं। हाँ, अक्सर ये पूरी कंपनी का नियंत्रण ही हासिल कर लेते हैं। वीसी जहां नई चीजें बनाने में मदद करता है, वहीं बायआउट फंड मौजूदा चीजों को बेहतर बनाने या उनका पुनर्गठन करने पर ध्यान देते हैं। अच्छा, तो ये कंपनियां खरीद तो लीं, लेकिन फिर ये पीई फर्म्स करती क्या है, जिससे उनका मूल्य बढ़े? यहाँ हमारे स्रोत बताते हैं कि पीई फर्म्स कई तरीकों से पोर्टफोलियो कंपनियों में मूल्य जोड़ने का दावा करती हैं। हाँ, आप ध्यान दिया होगा, मैं दावा शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ। क्योंकि स्रोत इसे इसी तरह प्रस्तुत करते हैं और हम यहाँ सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल। पहला तरीका जो बताया जाता है वो है कंपनी के कामकाज को सुधारना, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। हाँ, जिसे पुनर्इंजीनियरिंग या परिचालन दक्षता कहते हैं। अक्सर पी फर्म्स में इंडस्ट्री के अनुभवी लोग होते हैं, सफल सीईओ होते हैं। हाँ, एक्सपर्टीज लाते हैं वो लोग। बिल्कुल, वो अपनी विशेषज्ञता और कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके कंपनी को पटरी पर लाते हैं या उसकी ग्रोथ बढ़ाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है, बेहतर मैनेजमेंट से बेहतर नतीजे। लेकिन क्या सिर्फ यही है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। दूसरा बड़ा पहलू है वित्तीय इंजीनियरिंग, खासकर कर्ज का इस्तेमाल, जिसे लीवरेज कहते हैं। लीवरेज, हाँ। पी सौदों में अक्सर कंपनी को खरीदने के लिए काफी ज्यादा कर्ज लिया जाता है। अच्छा। हाँ, और इसका एक बड़ा फायदा है टैक्स में बचत। टैक्स में बचत कर्ज से? हाँ। वो कैसे? देखिए, कर्ज पर जो ब्याज चुकाया जाता है उस पर टैक्स छूट मिलती है। तो जितना ज्यादा कर्ज उतना ज्यादा ब्याज और उतनी टैक्स बचत। स्रोत ये भी बताते हैं कि 2006 के आसपास ऐसे बायआउट्स काफी बढ़ गए थे जिनमें भारी लीवरेज का इस्तेमाल हुआ था, जिससे टैक्स बचाने में काफी मदद मिली। अच्छा। तो सवाल ये उठता है कि मूल्य सिर्फ कंपनी चलाने से बढ़ रहा है या वित्तीय संरचना बदलने से भी? कर्ज लेकर टैक्स बचाना भी एक तरह से वैल्यू क्रिएशन माना जा रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तीसरा तरीका इसी से जुड़ा है, कंपनी की पूंजी संरचना को बदलना, कैपिटल स्ट्रक्चर। जी, सही मात्रा में कर्ज इस्तेमाल करने से कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी WAC कम हो सकती है, जो सैद्धांतिक रूप से कंपनी की वैल्यू बढ़ाता है। ओके। तो पी फर्म्स इसी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को हासिल करने में मदद करने का दावा करती हैं।
और एक दावा ये भी सुनने में आता है कि पी फर्म्स पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की तुलना में बेहतर मूल्य बना सकती हैं, मतलब जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हैं उनसे बेहतर। हाँ, ये दावा भी किया जाता है। इसके पीछे शायद वजह बताई जाती है कि प्राइवेट होने से वो तिमाही नतीजों का दबाव नहीं होता। हाँ, शॉर्ट टर्म प्रेशर नहीं होता। बिल्कुल, और लंबी अवधि के फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, ये स्रोत में प्रस्तुत एक दावा है। चलिए अब देखते हैं कि ये पी फंड असल में बनते कैसे हैं। इनकी कानूनी संरचना, लीगल स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपने कहा लिमिटेड पार्टनरशिप जैसा कुछ? हाँ, आमतौर पर एक लिमिटेड पार्टनरशिप यानी एलपीजीपी स्ट्रक्चर की तरह होती है। हाँ, ये एलपीपी मॉडल समझना जरूरी है। इसमें दो तरह के पार्टनर होते हैं, लिमिटेड पार्टनर्स, एलपीज। ये कौन होते हैं? ये वो निवेशक होते हैं जो पैसा लगाते हैं, जैसे पेंशन फंड, बीमा कंपनियां या बहुत अमीर व्यक्ति, फैमिली ऑफिसेज वगैरह। अच्छा। और इनकी जिम्मेदारी सीमित होती है, मतलब उनका नुकसान उनके निवेश तक ही सीमित रहता है। ओके, और दूसरे हुए जनरल पार्टनर्स, जीपी। हाँ, जीपीज। ये वो लोग या फर्म होती है जो फंड को मैनेज करती है, निवेश के फैसले लेती है। मतलब एक्टिव रोल है इनका। बिल्कुल, इनकी जिम्मेदारी असीमित होती है और यही लोग फंड की डे टू डे एक्टिविटीज संभालते हैं। तो ये एलपी और जीपी, एक पैसा लगा रहा है, दूसरा उसे मैनेज कर रहा है। इनके हित मतलब इंटरेस्ट हमेशा एक जैसे हों ये जरूरी तो नहीं लगता ना? हाँ, यहीं पर पेंच है। यहीं पर शायद उन जटिल शर्तों की भूमिका आती है जिनके बारे में हमने पढ़ा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एलपी और जीपी के बीच हितों का टकराव होने की काफी गुंजाइश होती है। इसी टकराव को कम करने और दोनों के हितों को अलाइन करने के लिए, एक सीध में लाने के लिए बहुत सारी आर्थिक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस शर्तें बनाई जाती हैं। अच्छा। ये शर्तें ही तय करती हैं कि पैसा कैसे बटेगा, फैसले कैसे होंगे और जोखिम कैसे संभाला जाएगा। तो ये शर्तें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरे खेल के नियम तय करती हैं। चलिए कुछ मुख्य शर्तों पर नजर डालते हैं। इन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं शायद, आर्थिक शर्तें और गवर्नेंस शर्तें। हाँ बिल्कुल। पहले आर्थिक शर्तों की बात करें, कौन कौन सी होती हैं ये? जरूर। कुछ सबसे आम आर्थिक शर्तें हैं। एक तो है मैनेजमेंट फीस। मैनेजमेंट फीस ये जीपी को फंड मैनेज करने के लिए सालाना मिलने वाली फीस है, आमतौर पर कुल फंड साइज का मान लीजिए 1-2%। और ये तो मिलती होगी चाहे फंड अच्छा करे या बुरा? हाँ, ये उन्हें फंड के प्रदर्शन की परवाह किए बिना मिलती है। इसीलिए दूसरी शर्त ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैरीड इंटरेस्ट। कैरीड इंटरेस्ट ये क्या है? ये जीपी का मुनाफे का असली हिस्सा है। ये उन्हें तभी मिलता है जब फंड एक न्यूनतम रिटर्न कमा लेता है। ये आमतौर पर मुनाफे का 20% होता है। वो फेमस 2 and 20 मॉडल का 20 यही है। अच्छा, 2 and 20। तो वो न्यूनतम रिटर्न क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हर्डल रेट। हर्डल रेट। हाँ, ये वही न्यूनतम रिटर्न है, जैसे मान लीजिए 8% सालाना, जिसे पार करने के बाद ही जीपी को कैरिड इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जीपी पहले एलपी के लिए कुछ कमाए। बिल्कुल, पहले एलपी का बेस रिटर्न, फिर जीपी का इंसेंटिव, फिर होती है फंड की अवधि, टर्म ऑफ द फंड। हाँ, ये हमेशा के लिए नहीं होते ना? नहीं, पी फंड का एक निश्चित जीवन काल होता है, अक्सर 10-12 साल। इसमें शुरुआती कुछ साल निवेश करने के लिए और बाद के साल उन निवेशों से बाहर निकलने यानी बेचने के लिए होते हैं। और एक विंटेज ईयर भी होता है। हाँ, विंटेज ईयर वो साल है जब फंड ने निवेश करना शुरू किया। इससे एक जैसे फंड्स के प्रदर्शन की तुलना करने में मदद मिलती है, जैसे 2018 विंटेज का फंड। समझ गई, ये तो हुई पैसे के लेन देन की बातें। लेकिन फंड चलेगा कैसे, फैसले कौन लेगा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? इसके लिए गवर्नेंस शर्तें होंगी। हाँ, और ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई सारी हैं, पर कुछ प्रमुख गवर्नेंस शर्तें हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाटरफॉल। वाटरफॉल? पानी की तरह? हाँ, आप कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये एक तरह का क्रम है कि मुनाफा कैसे बंटेगा। एक झरना है जिसमें पैसा ऊपर से नीचे आता है। अच्छा, कैसे? सबसे पहले एलपी को उनका लगाया हुआ पैसा वापस मिलता है, पूरा कैपिटल। फिर हर्डल रेट तक का रिटर्न मिलता है और उसके बाद ही बचा हुआ मुनाफा एलपी और जीपी कैरिड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता है। तो ये क्रम सुनिश्चित करता है कि निवेशक पहले सुरक्षित हो? बिल्कुल। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है, क्लॉबैक प्रोविजन। क्लॉबैक मतलब वापस लेना? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है एलपीज के लिए। सोचिए, अगर शुरुआती सालों में फंड ने अच्छा किया और जीपी ने कैरिड इंटरेस्ट ले लिया, हाँ, लेकिन बाद में फंड का प्रदर्शन खराब हो गया और कुल मिलाकर उतना मुनाफा नहीं हुआ, तो इस क्लॉज के तहत जीपी को वो पैसा वापस करना पड़ सकता है। अरे वाह! ये सुनिश्चित करता है कि जीपी को कुल मिलाकर
फंड के पूरे जीवन काल के प्रदर्शन के आधार पर ही मुनाफे का हिस्सा मिले। ये तो बहुत जरूरी है एलपीज के लिए। और एक है की मैन क्लॉज। की मैन, चाबी वाला आदमी। हाँ, कह सकते हैं। मतलब वो प्रमुख मैनेजर जिनके नाम और अनुभव पर है। इससे वो अपने निवेश की सुरक्षा करते हैं। और वो टैग अलोंग, ड्रैग अलोंग जैसे कुछ क्लॉज भी होते हैं, वो क्या है? हाँ, टैग अलोंग और ड्रैग अलोंग ये शेयर धारकों के अधिकार सुरक्षित करते हैं जब कंपनी बिकती है। अच्छा। टैग अलोंग का मतलब है अगर पी फर्म अपना हिस्सा बेच रही है तो बाकी शेयर होल्डर, खासकर छोटे वाले, उसी डील पर उसी कीमत पर अपना हिस्सा बेच सकते हैं। वो पीछे टैग हो जाते हैं। ओके, उनके साथ निकल सकते हैं। हाँ, और ड्रैग अलोंग इसका उल्टा है। अगर पी फर्म, जो अक्सर मेजॉरिटी होल्डर होती है, अपना हिस्सा बेचना चाहती है और कोई खरीदार पूरी कंपनी लेना चाहता है तो वो बाकी छोटे शेयर होल्डरों को भी साथ में अपना हिस्सा बेचने पर मजबूर कर सकती है, उन्हें ड्रैग कर सकती है, ताकि पूरी कंपनी आसानी से बिक सके। बाप रे, ये तो वाकई काफी जटिल नियम है। मतलब हर कदम के लिए एक शर्त है। ये शर्तें देख के ऐसा लगता है कि एलपी और जीपी के बीच भरोसे से ज्यादा शायद कॉन्ट्रैक्ट पर जोर है। ये एक दिलचस्प अवलोकन है। देखिए, ये शर्तें अनुभवों से सीखी गई हैं और इनका मकसद पारदर्शिता लाना और बाद के विवादों से बचना है। लेकिन हाँ, इनकी जटिलता ये भी दर्शाती है कि कितने सारे संभावित टकराव हो सकते हैं जिन्हें पहले से ही सुलझाने की कोशिश की जाती है। हितों का संरेखण, अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ही इन सबका मूल लक्ष्य है। हाँ, अलाइनमेंट, जिसके लिए पोर्टफोलियो कंपनी के मैनेजमेंट को भी जोड़ा जाता है, अक्सर उन्हें भी कंपनी में हिस्सेदारी देकर या अर्नआउट जैसे प्रावधानों से, कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उन्हें और पैसा मिलेगा। ठीक है। तो फंड की बनावट और शर्तें कुछ समझ आ गईं, लेकिन ये फर्म किसी कंपनी को खरीदने लायक समझती कैसे हैं? मतलब उसका मूल्यांकन, वैल्यूएशन कैसे होता है? क्या इसके लिए कोई तयशुदा तरीका है? कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि कई तरीके हैं, और कौन सा इस्तेमाल होगा ये निवेश के प्रकार पर निर्भर करता है। अच्छा, जैसे बाय आउट के लिए अलग, वीसी के लिए अलग। बिल्कुल। बायआउट के लिए जब स्थापित कंपनियां खरीदी जाती हैं तो अक्सर 3 मुख्य तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक तो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यानी डीसीएफ। डीसीएफ, हाँ, ये तो सुना है। इसमें कंपनी भविष्य में कितना कैश कमाएगी उसका आज का मूल्य निकाला जाता है। इसमें कंपनी के ऑपरेशन और उस पर कितना कर्ज है, यानी फाइनेंशियल लीवरेज, दोनों का ध्यान रखना होता है। ठीक है। दूसरा है रिलेटिव वैल्यूएशन, मतलब मिलती जुलती कंपनियों के मूल्यांकन से तुलना करना, जैसे उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है वगैरह। पर इसमें चुनौती ये होगी कि वाकई मिलती जुलती कंपनी खोजना मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल, खासकर प्राइवेट कंपनियों के लिए। तीसरा तरीका है लीवरेज्ड बायआउट, यानी एलबीओ मेथड। एलबीओ मेथड, हाँ, ये खास तौर पर बायआउट्स के लिए ही है। इसमें ये देखा जाता है कि कितना कर्ज लेकर और कंपनी के कैश फ्लो से उसे चुकाकर कितना रिटर्न कमाया जा सकता है। अच्छा। और वेंचर कैपिटल, मतलब स्टार्टअप्स के लिए, उनके पास तो पुराना कैश फ्लो या प्रॉफिट होता नहीं। सही कहा, उनके लिए तरीके अलग हैं, जैसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। मतलब वैसी ही कंपनी आज बनाने में कितना खर्च आएगा। हाँ, या फिर रियल ऑप्शन मेथड, जिसमें कंपनी के भविष्य के विकल्पों की कीमत आंकी जाती है। और सबसे आम है वेंचर कैपिटल मेथड। वेंचर कैपिटल मेथड, ये कैसे काम करता है? इसमें ये देखते हैं कि भविष्य में, मान लीजिए 5-7 साल में, कंपनी कितने में बिक सकती है, उसकी एग्जिट वैल्यू क्या होगी, और फिर उस आधार पर आज कितना निवेश करना सही रहेगा ताकि मनचाहा रिटर्न मिल सके। जैसे 10 गुना रिटर्न चाहिए तो आज कितना लगाएं? बिल्कुल। इसमें अक्सर IRR, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या नेट डिस्काउंटेड वैल्यू जैसे मैट्रिक्स दिखे जाते हैं। यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि खासकर ये वीसी मेथड और एलबीओ मेथड, ये असल में कंपनी की सही कीमत बताने के बजाय मोलभाव शुरू करने का एक आंकड़ा ज्यादा देते हैं। मतलब ये डील को संभव बनाने के लिए एक शुरुआती बिंदु की तरह है। बिल्कुल सही। ये मेथड अक्सर ये तय करने में मदद करते हैं कि डील प्रैक्टिकल है या नहीं और किस कीमत पर बातचीत शुरू की जाए। वैल्यूएशन में कुछ और समायोजन, एडजस्टमेंट्स भी होते हैं। जैसे अगर पीई फर्म कंपनी का पूरा नियंत्रण ले रही है तो वो थोड़ा ज्यादा पैसा देने को तैयार हो सकती है।
इसे कंट्रोल प्रीमियम कहते हैं। अच्छा। वहीं क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर आसानी से बिकते नहीं हैं, लिक्विडिटी कम होती है, तो मूल्यांकन में थोड़ी छूट भी दी जाती है, डिस्काउंट फॉर लैक ऑफ लिक्विडिटी या मार्केटेबिलिटी। एक और शब्द जो बायआउट्स के संदर्भ में आता है वो है मैनेजमेंट बायआउट्स, MBOs। ये क्या भला है? MBOs में कंपनी को कोई बाहरी PE फर्म नहीं, बल्कि कंपनी का मौजूदा मैनेजमेंट ही खरीद लेता है। मैनेजमेंट खुद? हाँ, अक्सर किसी PE फर्म की वित्तीय मदद से और भारी मात्रा में कर्ज लेकर। ये तब होता है जब मैनेजमेंट को लगता है कि वो कंपनी को प्राइवेट तौर पर ज्यादा बेहतर चला सकते हैं। अच्छा। ये तरीका आमतौर पर VC निवेश वाली कंपनियों के लिए ठीक नहीं बैठता, क्योंकि स्टार्टअप का मैनेजमेंट शायद इतना अनुभवी या साधन संपन्न ना हो कि वो पूरी कंपनी खरीद सके। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं एग्जिट पर, मतलब बाहर निकलने पर। क्योंकि PE फंड का जीवन काल सीमित होता है, तो उन्हें अपने निवेश से बाहर निकलना ही होता है, पैसा वापस कमाना होता है। बिल्कुल। हमारे स्रोत कहते हैं कि किसी भी नए निवेश पर विचार करते समय ही एग्जिट यानी बाहर निकलने के रास्ते और समय के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंत भला तो सब भला। PE का असली खेल रिटर्न कमाने में है, और रिटर्न तभी मिलता है जब निवेश बेचा जाए। एग्जिट स्ट्रैटेजी पहले से सोचने से निवेश का चुनाव बेहतर होता है। आपको पता होता है कि आप इस कंपनी से बाहर कैसे निकलेंगे। तो क्या है ये आम एग्जिट रणनीतियां? कई हैं। सबसे जानी मानी है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कराना। हाँ, इससे सबसे अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद होती है, पर यह महंगा है, समय लेने वाला है और बाजार के मूड पर बहुत निर्भर करता है। हाँ, बाजार अच्छा हो तभी IPO ला सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल। इसमें PE फर्म अपनी हिस्सेदारी किसी दूसरी PE फर्म को या उसी इंडस्ट्री की किसी बड़ी कंपनी को, जिसे स्ट्रेटेजिक बायर कहते हैं, बेच देती है। अच्छा, ये ज्यादा आम है क्या? हाँ, ये IPO से ज्यादा आम है और अक्सर दूसरी सबसे अच्छी कीमत दिलाता है। तीसरी स्थिति है परिसमापन यानी लिक्विडेशन। ये तो अच्छी नहीं लगती सुनने में। नहीं, ये सबसे खराब स्थिति है। अगर कंपनी बिल्कुल नहीं चल पाती तो उसे बंद करके बची खुची संपत्ति बेच देना। इसमें अक्सर नुकसान होता है। और इसमें बाजार की हालत का कितना असर पड़ता होगा एग्जिट पर? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर बाजार अच्छा है, शेयर मार्केट तेज है, तो IPO या सेकेंडरी सेल आसान हो जाता है। तब फर्म ये भी देखती है कि फंड की अवधि कितनी बची है। और अगर बाजार मंदा है तो शायद एग्जिट टालना पड़े। तब कंपनियां कुछ और तरकीबें सोचती हैं, जैसे रिकैपिटलाइजेशन। मतलब कंपनी और कर्ज लेती है और उस पैसे से PE फर्म को डिविडेंड दे देती है, या फिर अपनी किसी दूसरी पोर्टफोलियो कंपनी के साथ विलय करके वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। अच्छा। कभी कभी सिर्फ ब्रांड बेचकर या भविष्य में बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद में इंतजार करना भी एक रणनीति होती है। तो कुल मिलाकर आज हमने प्राइवेट इक्विटी की काफी परतें खोली। इसकी परिभाषा और प्रकारों से लेकर ये कैसे काम करता है, मूल्य बनाने के इसके दावे क्या हैं, फंड की वो जटिल संरचना और शर्तें। हाँ, वो शर्तें तो काफी थी। कंपनियों का मूल्यांकन कैसे होता है और आखिर में निवेश से बाहर निकलने के रास्ते क्या है। मेरे लिए जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि प्राइवेट इक्विटी निवेश कितने ज्यादा संरचित और रणनीतिक होते हैं। हर कदम पर नियम, शर्तें और सबसे बढ़कर निवेशकों यानी LPs और मैनेजर्स यानी GPs के हितों को एक सीध मिलाने की लगातार कोशिश। हाँ, वो अलाइनमेंट वाली बात। बिल्कुल। और निकास योजना तो शुरुआत से ही दिमाग में रखनी पड़ती है। इट्स ऑल अबाउट द एग्जिट आखिर में। और हमने ये भी देखा कि कुछ चीजें थोड़ी अस्पष्ट हैं या उन पर अलग अलग विचार हैं, जैसे PE की परिभाषा का दायरा कितना बड़ा है, या क्या वे वाकई पब्लिक कंपनियों से बेहतर मूल्य बनाते हैं। हाँ, वो दावे अपनी जगह हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? इतनी सारी जटिलता, ये क्लॉज, वो शर्तें, क्या ये सब जरूरी है? यही आज का बड़ा सवाल है ना? क्लॉबैक, कीमैन, टैग अलोंग, ड्रैग अलोंग जैसी दर्जनों शर्तें। हितों को साधने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का इतना बड़ा जाल क्यों बुना जाता है? हाँ, ये निवेशकों, LPs, फंड मैनेजरों, GPs और उन कंपनियों के मैनेजमेंट के बीच किस तरह के तनाव और भरोसे या शायद भरोसे की कमी की तरफ इशारा करता है, जिनके भविष्य पर वे दांव लगा रहे हैं। क्या ये सिर्फ समझदारी भरे सुरक्षा उपाय हैं जो सालों के अनुभव से बने हैं, या ये इस रिश्ते में कहीं गहरे बैठे अविश्वास का भी संकेत देते हैं? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बढ़िया बिंदु है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।